जो है रिकॉर्ड भी करूँगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान, निहायत रहम करने वाला, बड़ा गफूर रहीम है। मैं हूँ जुन्नेद अली गोंदल, आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंग्लिश के सब्जेक्ट से हमने टॉपिक चूज किया है और टॉपिक हमारा है ऐसे राइटिंग। मतलब ऐसे क्या है, ऐसे कैसे राइट की जाती है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ऐसे राइटिंग या ऐसे की बात करें तो ये जो है कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर जो इसकी डेफिनेशन है वो है अ लिटरली कंपोजिशन यूजुअली प्रोज एंड शॉर्ट ऑन एनी सब्जेक्ट। लिटरली का मतलब ये होता है कि जो है सही दुरुस्त, यानी एजुकेशन से रिलेट हो, जैसे लिटरेसी कहते हैं। तो ये कंपोजिशन होती है किसी भी प्रोज की। प्रोज का मतलब यहाँ पर जैसे प्रोज और पोइम होता है, यानी जैसे मजमून की सूरत में, या शॉर्ट जो है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है ब्रीफिंग देना जो है वो ऐसे कहलाता है। ये क्या होता है? इट इज अ रिटन कंपोजिशन गिविंग एक्सप्रेशन टू वंस ओन पर्सनल आइडियाज। ये मतलब राइटिंग में होता है ऐसे। और ये क्या करता है, एक बंदे के अपने आइडियाज को जो है, ओपिनियंस को जो है बताता है। और वो आइडियाज और ओपिनियन किस पे होते हैं? किसी भी खास टॉपिक के ऊपर होते हैं। वो टॉपिक जो भी आपको ऐसे में मिला है, ऐसे में टॉपिक आपको मिला है कि आपने जो है किसी लीडरशिप के ऊपर लिखना है, अपने जो है किसी सीनियर सिटीजन के ऊपर लिखना है, कायदे आजम के ऊपर लिखना है, या कोई भी ऐसे टॉपिक, तो उसके ऊपर आप अपने आइडियाज और अपने व्यूज देते हैं। बट द टर्म यूजुअली कवर्स आल्सो एनी रिटन कंपोजिशन whether it express personal opinions or give information of। अच्छा, ये अब वो कह रहा है कि इट डजंट मीन कि आप सिर्फ पर्सनल ओपिनियन ही दे सकते हैं या देते हैं, या आपके पास जो उनसे रिलेटेड ओपिनियन है वो भी आप दे सकते हैं। अब ओपिनियन क्या होता है? मैंने जैसे पहले कहा कि आपको कहा गया है कि आपने क्या करना है, ऐसे राइट करनी है। तो आप ऐसे राइट करेंगे तो आप ऑब्वियसली जो है अपना आइडिया तो नहीं दे सकते ना कि कायदे आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना फलां तारीख को पैदा हुए थे। वो तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन होगी, जो आपके पास एक्चुअल जो है उसकी बेसलाइन होगी, आप उसी बेस पर ही जो है वो लिख सकते हैं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, फिर उन्होंने कब मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। तो मतलब इट डजंट मीन ओनली दैट यू जस्ट यूज योर ओन व्यूज एंड ओपिनियंस, बट द इंफॉर्मेशन दैट इज एक्चुअली रिलेट टू दैट सब्जेक्ट इज आल्सो नोन एज द ऐसे। अच्छा, ऐसे की क्या जो है करेक्टर क्या होनी चाहिए, ऐसे के अंदर क्या खूबी होनी चाहिए? A good essay must contain the following characteristics like unity, order, brevity, style, personal touch। अच्छा, एक अच्छे ऐसे के अंदर जो है यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी का मतलब एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुरू में जो है आपने उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर यूज किया हुआ है, यानी मतलब बहुत सीरियस अंदाज जो है आपने इस्तेमाल किया हुआ है, और बीच में जो है आपने कोई जोक लिख दिया है, और फिर एंड में जो है फिर आपने कोई जो है सेंस ऑफ ह्यूमर या सीरियस बहुत मूड यूज किया हुआ है। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि ऐसे एक जैसा होना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मतलब ऐसे को जो है वो कर रहे हो कि मतलब कहीं पर बहुत ज्यादा जॉक है, कहीं पर बहुत सीरियस मूड है, कहीं पर जो है हंसी मजाक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे शुड बी यूनिफाइड और यूनाइटेड। अच्छा, ऑर्डर में होना चाहिए, तरतीब में होना चाहिए। ऑर्डर से यहाँ मतलब ये है कि आप ऐसे लिख रहे हो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना पर, तो आप सबसे पहले उनकी डेट ऑफ डेथ तो नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली। आप उनका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ के बाद जो है उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, फिर तालीम हासिल करने के बाद जो है वो फर्दर एजुकेशन के लिए कहाँ चले गए थे। मतलब ये जो तरतीब है उस तरतीब को जो है साथ में लिखेंगे। बेतरतीबी क्वेश्चन नहीं लिखेंगे आप। मतलब ये कह रहे हैं कि 1900 फर्ज करें 1906 में जो है मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, तो ऑब्वियसली आप पैदाइश से पहले तो 1906 की बात नहीं कर सकते। आप पैदाइश की बात करेंगे, फिर उनकी एजुकेशन की बात करेंगे, फिर उनका जो है मुस्लिम लीग जो ज्वाइन की थी फिर उसकी बात करेंगे। यानी ऑर्डर होना चाहिए, तरतीब होनी चाहिए। ब्रेविटी का मतलब ये कि अल्फाज ऐसे होने चाहिए जो कि उसकी पर्सनैलिटी से मैच करते हों। मतलब मैं लिख रहा हूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहा हूँ, और मैं लिख रहा हूँ कि वो बहुत सुस्त आदमी थे और वो सिगरेट पीते थे और वो स्नोकर प्ले करते थे। मतलब फिर मैं मेरे पास वहां पर उस पर्सनैलिटी से रिलेट वो स्टेटमेंट भी होने चाहिए जो कि जिसको वो पर्सनैलिटी डिजर्व करती है। स्टाइल की बात करें तो हमारे पास जैसे हम लोग अगर सॉफ्ट में
लिखते हैं तो सॉफ्ट में हमारे पास डिफरेंट जो है, जैसे आप ये देख लें कि ये ऊपर वाली जो राइटिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, नीचे वाली राइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, फ़ॉन्ट साइज हमारा जो है वो डिफरेंट किया हुआ है, कलर डिफरेंट किया हुआ है। तो स्टाइल से यहाँ मतलब ये है कि जैसे हम सॉफ्ट में लिखते हैं तो सॉफ्ट में हमारे पास इटालिक स्टाइल आता है, रोमन स्टाइल आता है, न्यू रोमन स्टाइल आता है। तो मतलब इस किस्म का है, मतलब ये है कि न्यू रोमन स्टाइल हो और उसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना हो, ये चीज़ें हैं इसमें। पर्सनल टच की बात करें तो मतलब जब आप पूरा ऐसे लिखने लगते हैं और एट द एंड आप कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ, या मेरे व्यूज़ ये हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाक़ई एक बड़ी अज़ीम शख्सियत थी और उन्होंने पाकिस्तान की हसूल में बड़ी कुर्बानी हासिल की थी। अब ये आपने क्या किया, अपना एक टच दिया है, अपना एक ख़्याल दिया है कि मेरे नज़र में जो है, ये कायद-ए-आज़म ऐसे थे और ऐसे थे और ऐसे थे। एंड ऐसे मस्ट बी यूनिटी फिटिंग, ये वही बात ऊपर वाली जो है इसको डिफाइन कर रहा है कि जैसे वो कह रहे हैं यूनिटी ऊपर लिखा हुआ है, ऑर्डरली ऊपर लिखा हुआ है, मैनर वन ऑफ द सब्जेक्ट, इट शुड बी कंसाइज़ली रिटन एंड डोंट टू लॉन्ग, मतलब ऐसा होना चाहिए। कंसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट, मतलब जो जो चीजें वो बोल रहा है या जो जो चीजें उसको उसकी लाइफ से रिलेटेड है, उन चीजों के ऊपर बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब वो बचपन में एक दफा खेल रहे थे और वो फिर गिर गए थे, फिर जो है मतलब इस किस्म की बातें जो कि उनकी पर्सनैलिटी से रिलेट नहीं करती, वो आपने यहाँ पर मेंशन नहीं करनी, बल्कि टू द पॉइंट पर्सनैलिटी रिलेटेड कंसर्न्स को आपने क्या करना है, यूटिलाइज करना है। अच्छा जी, इसके बाद यही चीज आगे चलते हैं कि ऐसे की कितनी टाइप होती हैं। अच्छा जी, पहली टाइप वो बता रहा है नरेटिव। अच्छा जी, नरेटिव का मतलब ये है कि नरेट करना, नरेट का मतलब होता है बयान करना। जैसे आप डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, वो बयान कर रहा होता है, मतलब ख्यालात को, आइडियाज को, मतलब उसमें एक्सप्लेनेशन होती है। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास जो है सेकंड है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि डिस्क्राइब करना, बयान करना और जो है डील करना, मतलब थोड़ा-सा इसमें ये होगा कि डिस्क्रिप्शन आ जाती है। नरेशन में क्या होता है, वो जो वर्ड्स आपके पास मौजूद होते हैं, उन्हीं वर्ड्स के ऊपर जो है, जो आपने इन्फॉर्मेशन की सूरत में रखे होते हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या कर रहे होते हैं, आप ब्रीफ थोड़ा-सा जा रहे होते हैं कि उनके इतने भाई थे, उनके इतने फैमिली मेंबर्स थे, उनके फादर ये करते थे, उनके मदर ये करते थे। अच्छा, फिर हम आगे आते हैं ज़रा एक्सपोजिटोरी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ बेसिक चीज़ें रिक्वायर होती हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन, कोई भी एक आइडिया, कोई भी एक एविडेंस और इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है और इसमें जो है आर्गुमेंट्स भी किए जा सकते हैं कि अगर मतलब अकॉर्डिंग टू माय व्यूज़ इफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डू दिस, सो देन द सॉल्यूशन विल बी मोर बेटर देन दिस। तो उसमें क्या करता है, वो अपने एक सजेशंस या अपने एक आइडियाज को जो है ऐड कर रहा होता है। इसी तरह रिफ्लेक्टिव जो है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी, वैसे जो रिफ्लेक्शन होता है उसका मतलब ये होता है कि अक्स, यानी उस चीज को जो है मतलब नुमाया करके दिखाना, उस चीज को डिस्प्ले करके दिखाना। और इमेजिनेटिव का मतलब ये होता है कि ख्वाबी ख्याली, मतलब आप अपने जहन से जो है अपना एक इमेज बनाकर या एक ख्याल बनाकर जो है किसी भी ऐसे को आप लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 5 मेजर क्लासिफिकेशन थी, नरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपोजिटोरी है, रिफ्लेक्टिव है और इमेजिनेटिव है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, इन्हीं चीज़ों को उसने जो है थोड़ा-सा ब्रीफ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर वो बात करे नरेटिव की, तो नरेशन में क्या है, मतलब अपने जो उसकी जो स्टोरीज़ हैं, जो उसकी रियलिटीज़ हैं, उसकी लाइफ के मुताबिक वो मेंशन करता है। डिस्क्रिप्टिव में क्या करता है, मतलब वो उस चीज़ का पूरा एक स्केच बनाने की कोशिश करता है। मतलब जैसे मैंने कहा कि एक ऐसे है, तो ऐसे में कहा गया कि डिफाइन एनीबॉडी, तो उस डेफिनेशन के अंदर आपने क्या किया, उसका एक स्केच बनाया, एक खाका बनाया, एक खाका बनाकर आपने उसकी उस बंदे से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी, मतलब वो क्या करते थे, वो कहाँ रहते थे, वो किधर
मतलब क्या उनका इंटरेस्ट था, उनका हॉबी क्या था, उनकी जो है सोशल नॉर्म्स क्या थे, उनकी पब्लिक डीलिंग क्या थी, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। तो वो सारी चीजें आप क्या करते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड करते जाते हैं। इसी तरह एक्सपोजिटोरी में मैंने बात की थी, तो इसमें क्या करता है इंसान, मतलब कुछ फैक्ट फिगर्स, कुछ रियलिटीज, कुछ बैकग्राउंड्स को लेकर जो चलता है। जैसे मैंने कहा कि वो कुछ इन्वेस्टिगेशन करता है। अब स्टेटिस्टिक्स क्या है, ये वही मतलब कैलकुलेशन कह लें आप। इसी तरह मैंने आपको पहले कहा कि कुछ एविडेंस बेस्ड कुछ चीजें देखता है, यानी फैक्ट क्या है, हकीकत ही होता है, हकीकत को फैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर वो ऐसी चीजों के ऊपर जो है वर्क करता है जो कि रियलिटी बेस्ड होती हैं, और उन चीजों को पहले क्रिटिक करता है, सर्च करता है, फिर उन चीजों के ऊपर वो राइटिंग लिखता है। यानी मैं ये कहूंगा कि ये प्रोजेक्ट टाइप एक ऐसे होता है कि आप पहले जाकर जो स्टडी करते हो, उसकी बेसलाइन डेटा लेते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो, और फिर उसको जाकर आप जो है लॉन्च करते हो या इम्प्लीमेंट करते हो। इसी तरह आगे चलते हैं। रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का डिस्प्ले करना, किसी भी चीज का जो है रिफ्लेक्शन देना। इसमें मेन चीजें वो बता रहा है, हैबिट क्वालिटीज हैं, सोशल है, पॉलिटिकल है, डोमेस्टिक है, फिलोसफिकल टॉपिक्स हैं, रिलीजियस एंड थियोलॉजिकल टॉपिक्स हैं। लास्ट जो हमारे पास है ये है इमेजिनेटिव या इमेजिन। इमेजिनेटिव का मतलब है ख्वाब या ख्याल, या अपनी जो एक वो आइडियाज हैं, अपने जो सोच है उसके मुताबिक जो है आप क्या करेंगे, काउंटर राइटिंग करेंगे। अच्छा जी, अब वो ओवरव्यू देना चाह रहा है कि ऐसे जो है इसके अंदर तीन मेजर चीजें होती हैं। पहली चीज ये है कि ऐसे का इंट्रोडक्शन होता है। अब इंट्रोडक्शन क्या है, जो भी आप ऐसे लिख रहे हैं उस ऐसे के मुताबिक आप क्या करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देंगे। सपोज टेक द सेम एग्जांपल के कायदा मोहम्मद अली जिन्ना का टॉपिक है, तो आप उनका इंट्रोडक्शन देंगे। मोहम्मद अली जिन्ना जो है, उनका नाम ये था, पूरा नाम ये था, और उनकी जो है एजुकेशन ये थी, वो फार्मर जो है पाकिस्तान के गवर्नर रह चुके हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन दे दी। और इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर आप जो है डिफरेंट पैराग्राफ को लेते हैं। अब पैराग्राफ में जो है उनकी पूरे सोशल नॉर्म्स और लाइफ का जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो सिनेरियो होता है, उसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है इसको हम नाम देते हैं बॉडी पैराग्राफ, या बॉडी का नाम लेते हैं। और इसमें जब ऐसे लिखा जाता है तो कम से कम कोशिश की जाती है कि 3 से 4 पैराग्राफ कंपलसरी हो, ताकि जो है ऐसे के अंदर एक वर्थ बने, एक जो है स्पिरिट बने, और ऐसे जो है कंप्लीट होने में उसको आसानी मिले। अगर एक ही पैराग्राफ के अंदर आप सारी चीजें ऐड कर देंगे और वो फिर इतना ज्यादा वर्थ ही नहीं होगा। अच्छा, पैराग्राफ शुड नॉट बी लेस देन 6 to 8 लाइन्स। और 6 to 8 लाइन्स का मतलब आप ये ले लें कि नॉट लेस देन 80 वर्ड्स, अराउंड फिगर 70 to 80 वर्ड्स कम से कम उसमें होने चाहिए हर पैराग्राफ में। और हर पैराग्राफ क्या कर रहा होता है, उनके तमाम जो आइडियाज हैं, थीसिस हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, थिंकिंग है, उनके लाइफ एफर्ट्स हैं, उसके ऊपर काम करता है। फिर जो है कंक्लूजन पे हम आ जाते हैं। तो कंक्लूजन में आप क्या करते हैं कि कंक्लूजन में ये लिखते हैं कि यस, that lady or that gentleman was outstanding, extraordinary, brilliant performer, and he or she had a great life exposure into their past eras. No one can compete them. अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये उनकी जो लाइफ, आप ये कह लें कि लाइफ के अंदर जो एफर्ट्स थी, जो लाइफ के अंदर उनकी जो स्ट्रगल्स थी, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रीफ कर रहा हूँ, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारी जो है स्ट्रक्चर होता है कि मतलब इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, और इसका कंक्लूजन निकाला जाता है। अच्छा जी, बॉडी की जहां तक बात की जाए तो बॉडी का मैंने आपको बता दिया कि बॉडी के अंदर जो है एटलीस्ट 3 पैराग्राफ होने चाहिए, और पर पैराग्राफ जो है नॉट लेस देन 80 वर्ड्स। आपका जो ऐसे होना चाहिए वो कम से कम 300, 250 to 300 वर्ड्स का लाजमी होना चाहिए। अच्छा, एवरी ऐसे हैज बिगिनिंग, अ मिडल एंड एंड इन अ 5 पैराग्राफ। अब देखिए जी, 5 पैराग्राफ का मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि पहला पैराग्राफ तो आपका इंट्रोडक्शन का हो गया, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ और चौथा पैराग्राफ, मैंने कहा 3 पैराग्राफ बॉडी के होने चाहिए। तो 3 पैराग्राफ वो हो गए, यानी 4 हो गए। और पांचवा जो पैराग्राफ है वो आपका कंक्लूजन पे हो गया। यही चीज वो नीचे इसने डिफाइन किया है कि पहला पैराग्राफ ये है, दूसरा पैराग्राफ ये है, और तीसरा पैराग्राफ ये है। पार्ट्स ऑफ एन ऐसे,
अब वही बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन को डिटेल में लेकर जा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं। आप शो करेंगे मेन आइडियाज ऑफ योर ऐसे, मतलब इस ऐसे कि अपने मेन जो आइडियाज हैं उसको शो करने की कोशिश करेंगे। इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग और उसकी जिंदगी से रिलेटेड होना चाहिए, उसकी लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। कुछ ऐसी जो है नॉन नेसेसरी थीम नहीं होनी चाहिए, नॉन आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड give to the point introduction of that personality whom title you are going to write. अच्छा जी, हुक एंड ड्रामेटिक, ये पहले पार्ट के अंदर ही वो कह रहे हैं कि मतलब उनकी लाइफ के अंदर जो ट्रेजेडी हुई है, कोई भी ऐसे इवेंट्स हुए हैं, आप उसको जो है इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और मतलब फिर वो कह रहा है कि ट्रांजिशनल सेंटेंसेस, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि वाइटल डिवाइस फॉर ऐसे होते हैं, ठीक है, पेपर और अदर लिटरेचर कंपोजिशन दैट इम्प्रूव द कनेक्शन एंड ट्रांजिशंस। अब ट्रांजिशन सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जो क्या करें, एक लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताएं उस बंदे के मतलब, कि हाँ वाकई ही जो है इस बंदे को, अगर आज मैं ऐसे लिख रहा हूँ इस बंदे के ऊपर, तो इस बंदे को ऐसे लिखने की रीजन ये कि ये बहुत ही डेडिकेटेड थे, हार्ड वर्कर थे, बहुत ही जो है एफर्ट्स करने वाले शख्सियत थे, वगैरह वगैरह। इस तरह के तमाम स्टेटमेंट मैं लिखूंगा। इसी तरह जो है तीसरी स्टेटमेंट कुछ होते हैं कि यस यस ही इज द पर्सन हु हैड अ great efforts in the success of in the evolution of our beloved country पाकिस्तान। अब ये क्या है, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हाँ ये ऐसे ही है, मेरी आइडियोलॉजी भी यही कहती है कि इन्हीं के एफर्ट्स की बदौलत जो है मतलब हम इस चीज को इस दुनिया के अंदर या पाकिस्तान को जो है वजूद में लाने के लिए इनका मेजर रोल था। अब ये थीसिस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी चीज को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, तो डिफेंड करते वक्त आप थीसिस स्टेटमेंट यूज करते हैं कि यस देयर इज अ ह्यूज रिलेशन with of Pakistan with Qaeda Muhammad Ali Jinnah. Without Muhammad Ali Jinnah, Pakistan was not able or entitled to be in this universe, to be in the map of the world. You can say anything. मजीद क्या कह रहा है कि मतलब इसमें कुछ फर्दर वो ब्रीफिंग दे रहा है बॉडी के अंदर। अब वो सपोर्टिंग पैराग्राफ की बात कर रहा है कि वो कह रहा है कि इसके अंदर टॉपिक से रिलेटेड सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, डिटेल सेंस। अब टॉपिक से रिलेटेड क्या है? टॉपिक आपका है कायदे मोहम्मद अली जिन्ना। ही इज वन ऑफ द लेजेंडरी पर्सन, ही इज वन ऑफ द आइडियोलॉजिस्टिक पर्सन, ही हैड अ ग्रेट रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इस किस्म के सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। डिटेल सेंटेंसेस क्या यूज कर सकते हैं कि when he joined Pakistan Muslim League at that time he was one and only person। तो अब मतलब ब्रीफिंग आपने देनी होती है, उसको जो है मजीद डिटेल देना होता है कि क्या इसको किस तरह यूज किया जा सकता है। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं कंक्लूडिंग या ट्रांजिशनल सेंटेंसेस। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो रैप अप करते हैं, मतलब चीजों को क्लोज करने में या उसको जो है वाइंड अप करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। तो ये कंक्लूडिंग सेंटेंस या ट्रांजिशनल सेंटेंस ऐसे हैं जो कंक्लूजन बताते हैं, जो रिजल्ट बताते हैं, जो ऑब्वियसली आपका एक थर्ड पार्ट यानी कि है जो क्लोजिंग पार्ट में होता है कंक्लूजन में। अब कंक्लूडिंग कंक्लूडिंग के ऊपर आए तो जैसे हम बचपन में लिखते थे, स्टोरीज पढ़ते थे कि एज यू सो शैल यू रीप। अच्छा जी, गरूर का सर नीचा। तो ये क्या था, कंक्लूजन होता था हमारे पास कि हाँ मतलब ये है कि इस पूरे जो है ऐसे से या पूरे स्टोरी से हमें ये समझ में आया कि फलां करने से जो है ये इत्तेहाद जो है वो मतलब तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इस किस्म के मतलब हमारे पास आइडियम इडियोमेटिक सेंटेंसेस आते थे। तो यहाँ पर भी कंक्लूजन हमें लिखना होता है। कंक्लूजन जो है कोशिश करनी चाहिए कि उसको मतलब दो मेजर पार्ट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं, समरी स्टेटमेंट और क्लिंचर है। अगर मैं बात करूं समरी स्टेटमेंट की, तो समरी स्टेटमेंट का मतलब मैंने जैसे एक वर्ड यूज किया कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, और बाकी जो है आप ये कह लें कि मतलब जो भी स्टेटमेंट है जो कि आपके पास इडियम्स वगैरह में आते हैं, इस किस्म के आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अच्छा, क्लिंचर क्या होता है कि क्लिंचर फिर फाइनल एक टच होता है, ये एक फाइनल थॉट होती है
जो कि आपको बनाकर जो है उस ऐसे के अंदर मज़ीद इंटरेस्ट डेवलप करनी होती है। अब ये क्लिंचर में किया क्या जाता है या होता क्या है कि मतलब आप एक लास्ट इंप्रेशन जनरेट करते हैं और वो लास्ट इंप्रेशन क्या करता है, मतलब आपके ऐसे को पूरे को क्या करने की कोशिश करता है, रैप अप करने की कोशिश करता है, क्लोज़ करने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है कि जो रीडर है उसको जो है एक अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। अगर मैं बात करूँ इसकी पूरी की समरी की, तो समरी के अंदर या कंक्लूजन के अंदर हमें कोशिश करनी है कि उसको फर्दर रैप अप करने की या रिवाइज़ करने की, कि हिज एफर्ट्स इन द शिमला हिल, इन टू नेशन थ्योरी, इन द तो मतलब वो सारी चीज़ें जब आप उसमें जो है डिफाइन करते हैं, रिवाइज़ करके, शॉर्ट करके, तो वो क्या होता है, वो बेसिकली एक समरी होती है आपके पास, जो कि आपको बताती है कि आपने अपने एसे के अंदर बेसिकली इतना कुछ अगर लिखा है तो वो क्या लिखा है। अच्छा, रिवीजन क्यों ज़रूरी है? रिवीजन इसलिए ज़रूरी है कि आपने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो है, जो आपने लिखा है उसका स्पेल प्रॉपर किया है, नहीं किया है, ग्रामेटिकली मिस्टेक उसमें तो नहीं है, उसमें क्लैरिटी है या नहीं है, कोई लॉजिक बन रहा है या नहीं बन रहा, जो लिंक बनाया है आपने कहीं ऐसा तो नहीं लिख लिया कि स्टेटमेंट ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर लिख दिया हो। आइडियाज़ के अंदर जो है सिमिलैरिटी है या नहीं है, आइडियाज़ मिसमैच तो नहीं हो रहे, इसलिए जो है रिवाइज़ किया जाता है। अच्छा, फिर एक वर्ड यूज़ किया जाता है प्रूफ रीडिंग और प्रूफ राइटिंग। मतलब प्रूफ रीडिंग या रिवीजन तकरीबन एक ही मिलती-जुलती चीज़ है, लेकिन थोड़ा-सा फ़र्क ये है कि रीडिंग में आप गो थ्रू करते हैं और प्रूफ रीडिंग में जो है, आप मिस्टेक्स को फाइंड करके उसको करेक्ट करते हैं। प्रूफ रीडिंग में आपने जो मिस्टेक निकाली होती है, उसको निकाल के उसको करेक्ट करते हैं और करेक्ट करके फिर उसको फाइनल करके जो है ऐसे को सबमिट करवाते हैं या उसको जो भी कह लें। प्रूफ रीडिंग सिर्फ़ ऐसे में नहीं होती, तमाम स्टेप्स में जैसे कि आप असाइनमेंट बनाते हो, आप जो है कोई भी ऐसा पेपर वर्क करते हो जो कि सबमिटेबल होता है, जिसको सबमिट आपने करवाना होता है, वहाँ पर रीडिंग होती है। जैसे कि आप कोई भी लेट्स सपोज़ कोई चीज़ भी डिज़ाइन कर रहे हैं रिलेटेड टू योर, मैं ये कहूँगा कि विज़िटिंग कार्ड आप डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़, तो उसमें प्रूफ रीडिंग सब में होती है क्योंकि वो हार्ड मटेरियल या हार्ड कंटेंट है, तो उन तमाम चीज़ों में क्या होता है, ये प्रूफ रीडिंग का कांसेप्ट होता है, जो क्या करती है, हमें ये जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि यस अ, they can it can be changeable, it can be modifiable, it can be revertible, whatever you can say। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो हमारे पास मौजूद हैं रिलेटेड टू ऐसे कि आप ऐसे जो है कहाँ से किस जगह से जो है कैसे ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इन रेफरेंसेस को देखकर जो है आप लिंक को यूज़ करके जो है रेफरेंसेस देख सकते हैं। ये हमारा जो है मेरी तरफ से थैंक यू है। और आज का टॉपिक यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो